कौन बताएगा? हाँ भाई, वंशिका। Friction is a force which comes into play when a body moves or tends to move. ओके, सो इट्स अ फोर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ फोर्स, दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, किस तरह का फोर्स है? सेकंड चीज तो हम यही बोलेंगे कि किस तरह का फोर्स है, तो हम क्या बोलेंगे? कांटेक्ट फोर्स है ना? Yeah. कांटेक्ट फोर्स है। इट कम्स इनटू प्ले व्हेन टू बॉडीज आर इन कांटेक्ट। बोलो हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. राइट। Yes, sir. फिर उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी बताएंगे कि ये करता क्या है। पहले तो हमने बताया ये चीज क्या है, फिर हम बताएंगे ये करता क्या है। तो क्या बोलेंगे? क्या करता है ये बालक और बालिकाओं? Oppose. Oppose इट करता है. अपोजेस द अपोज कर। रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस, है ना? टू ऑब्जेक्ट्स नहीं बोलेंगे, सरफेसेस बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। Okay, sir. सरफेस के बीच में लगता है ना बेटा फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स जो लगता है। Yes, दिस sir. वी अंडरस्टैंड, राइट? हम सब समझते हैं इस बात को, है ना? कि जो फ्रिक्शन होता है वो लगता है सरफेस के बीच में। ठीक है, दो सरफेसेस के बीच में। अच्छा, ये चीज याद रखने के बहुत फायदे हैं। ठीक है, हम लोगों को है ना बहुत चीजें ऐसी होती है जो समझ में नहीं आ रही होती। सवाल में सवाल दे देते हैं कोई, अब चीजें तो पता है, थ्योरी पढ़ते वक्त सब समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, फॉर्मूला समझ में आ गया, क्वेश्चंस कर भी लिए, प्रैक्टिस भी कर लिए, लेकिन सर सवाल ही ऐसा आ गया कि उसकी लैंग्वेज से यही पता नहीं चल रहा था कि इसमें अप्लाई करें क्या, और करें तो कैसे करें। ये होता है? अरे हाँ ना बोलो भाई, ऐसा होता है कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है जिसकी डिटेल सारी पता है, प्री रिक्विजिट्स बोलते हैं इसको। प्री रिक्विजिट्स मतलब क्या Yes, क्या sir. चीजें चाहिए उसको करने के लिए, है ना? वो सब पता है, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है सवाल सवाल। तो उसका रीजन ये होता है कि हमारे जो कॉन्सेप्ट्स है ना उनमें कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत है। हमने कॉन्सेप्ट्स में कुछ तो कुछ दिक्कत करी है, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते ना तो अप्रोच बिल्ड हो पाती। अप्रोच बिल्डअप बहुत जरूरी है, ये आपको सब लोग नहीं बताएंगे, बट फिजिक्स में सिंस इसका बहुत ज्यादा रेलेवेंस है, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि अप्रोच बिल्डअप कैसे सीखते हैं। अगर आप अप्रोच करना सीख गए क्वेश्चन को, यानी कि क्वेश्चन देख के आप सॉल्व करना चालू कर पा रहे हो, यहां तक आप पहुंच गए, चाहे कोई सा भी सवाल हो, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट, तो मतलब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं। आपको कॉन्फिडेंस अपने आप आने लगेगा। अरे हाथ ऊपर क्यों रखा है तुम लोगों ने? कुछ पूछ थोड़ी रहा हूं मैं अभी। ठीक है। हाँ रूपांजल, आपको पूछना है कुछ? सबने हाथ नीचे किया, उसने ऊपर कर दिया। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। ठीक है, किसी भी चीज में। हैंड डाउन नहीं हो रहा. कोई बात नहीं बच्चा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो रहने दो उसको, ऊपर ही रहने दो। हाँ भाई, अगला सवाल आप लोगों के लिए। आपको ये बताना है कि जो फ्रिक्शन है वो कितने टाइप्स के होते हैं, और ब्रीफली समझाना है जो टाइप्स है उनको, बिल्कुल ब्रीफली, Sir. मतलब ज्यादा टाइम नहीं लगाना। शौर्य। सर फ्रिक्शन टू टाइप्स के होते हैं, स्टैटिक एंड काइनेटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन जब बॉडी रेस्ट पे होती है तो उस पर जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, और जब कोई बॉडी मूव कर रही होती है और उस पर कोई फ्रिक्शन लगता है तो उसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। रेस्ट पे होती है, ये बात सही है, लेकिन हम इसकी जगह बोलेंगे व्हेन अ बॉडी टेंड्स टू मूव। ठीक है, दोनों बात एकदम Yes, सही sir. है, दोनों बात एकदम सेम है। लेकिन जब हम टेंड्स टू मूव बोलना सीखेंगे, ये हम चालू करेंगे बोलना, तो उससे क्या होगा कि हमारे दिमाग में एक पिक्चर बनेगी कि भाई स्टैटिक फ्रिक्शन तब लगता है जब कोई बॉडी मूव तो करना चाह रही है पर मूव कर नहीं पा रही है। क्या ये बात समझ में आती है आपको सबको? यस Yes, सर। sir. Body, Yes. if a body is at rest, that also means that there might not be any force that has been applied on the body, है ना? कोई फोर्स ही नहीं है ऑलरेडी। तो जब कोई फोर्स ही नहीं है तो रेस्ट पे रहेगी। लेकिन लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन का रोल ही नहीं है वहां पे, है ना? फ्रिक्शन होगा, ऑब्वियसली होगा, एग्जिस्ट करता होगा, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन का रोल कब होता है? जब कोई बॉडी टेंड टू मूव कर रही होती है, राइट? भाई अपोज तो तभी करोगे ना जब हो रहा होगा, जब कुछ हो ही नहीं रहा है मोशन, तो अपोज किसको कर रहे हो आप? बात समझ में आती है यस सबको, सर। है ना? तो ये जो यस। माइन्यूट डिटेल्स हैं, ये जो माइन्यूट डिफरेंसेस हैं, इनको ही हमको कैटर करना है, इनको ही हमको समझना है। और जब हमें ये समझ में आने लगेंगे धीरे धीरे, तो आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। ठीक है, एक आखिरी सवाल, देन यस। वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट सेशन। आगे वाला सेशन हम चालू कर देंगे। आपको ये बताना है कि जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है और जो आपको काइनेटिक फ्रिक्शन है, उन दोनों में से बड़ा कौन होता है? पहला सवाल तो ये है। ये तो कोई भी बता दो यार, ये तो सब बता दो, मैं तो कहता हूँ अनम्यूट करके जिसको बताना है वो बताओ। स्टैटिक Sir, स्टैटिक फ्रिक्शन Static friction, Static. ठीक है। Static friction.
दूसरी दूसरी चीज ये, अगर स्टैटिक फ्रिक्शन बड़ा होता है तो स्टैटिक फ्रिक्शन निकालने का तरीका क्या है? म्यू एस के म्यू एस के Sir, म्यू एस mu n. म्यू Mu n. म्यू एन म्यू एस एन Mu sn. म्यू एस एन। कौन कौन बोल रहा है कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एस एन होती है सर? रेज योर हैंड्स। अरे म्यू एस एन पे हाथ ऊपर करो यार, कमाल है। तो कुछ और होती है तो तुम वो बता दो, अगर इस पे तुम हाथ ऊपर नहीं कर रहे हो तो। हाँ जी, कुछ और होती है तो आप वो बता दीजिए। बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है या मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू एस एन? Sir, maximum. मैक्सिमम की होगी ना, मैक्सिमम की होगी ना स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू तो म्यू एस एन, राइट? हाँ जी, तो आपको ये बोलना है हमेशा, स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, तो उसकी वैल्यू जो होती है वो अप्लाइड फोर्स पे डिपेंड करेगी कि कितनी लग रही है, राइट? अरे हाँ ना बोलो जल्दी से, Okay, राइट? है ना, अप्लाइड फोर्स पे डिपेंड कर रही होती है। हाँ, अगर स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आप पूछना चाह रहे हो सर, तो वो होती है म्यू एस इंटू एन, जो कि नॉर्मल फोर्स है जो बॉडी पे लग रहा है। और म्यू एस क्या है उसका कोफिशिएंट ऑफ friction. Static कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, इज दिस क्लियर विद एवरीवन? क्या ये चीज समझ में आती है सबको? Yes. यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है भाई। इसी बात के साथ में हम आगे चालू करते हैं। ये जो हमने पढ़ा था उसका आपको एक ब्रीफ समरी मैंने दे दिया है, ठीक है? इसके अलावा जो भी है वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सब लोग अपने वो निकाल लो यार, नोटबुक वगैरह निकाल लो, ठीक है? आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। सर वैसे तो 3 टाइप्स के होते हैं ना, फ्रिक्शन, ड्राई फ्रिक्शन, फ्लूइड और इंटरनल। हाँ जी, इन जनरल अगर हम बात करें, पर अभी हम सरफेस की बात कर रहे हैं ना बेटा। ओके सर। चलो भाई, स्क्रीन विजिबल है क्या? नो सर। नो सर नहीं है? नो सर। एक सेकंड रुको, मुझे शायद उसको एप्लीकेशन को चेंज करना पड़ेगा। हाथ नीचे कर लो भाई, हाथ ऊपर क्यों है सबके? कुछ पूछना है क्या किसी को? यस किसी को सर डाउट वगैरह है? इफ यू नीड टू आस्क सर एनीथिंग तो आप लिमिटिंग पूछ सकते हो। फ्रिक्शन को पता है? बेटा पढ़ेंगे अभी, अभी मैंने बताया थोड़ी, सब कुछ चैप्टर कंप्लीट थोड़ी हुआ है बच्चा, राइट? हाँ भाई, शौर्य, शौर्य कुछ पूछना है आपको? आपका हाथ ऊपर था। वैसे लिमिटिंग फ्रिक्शन को, स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना बेटा, उसी को बोलते हैं। ओके सर। हाँ शौर्य बोलो ना, आवाज नहीं आ रही मुझे। सर पता नहीं क्या हो रहा है, लो भी हो रहा है और अपने आप ही ऑफ भी हो जा रहा अच्छा है। ठीक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। हाँ भाई, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन जो हम निकालते हैं ना दो सरफेस के बीच का, ठीक है, जब वो मूव कर रहे होते हैं, मूव कर नहीं रहे होते, मतलब कर चुके नहीं होते, कर रहे होते हैं, ठीक है, उसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। और वही म्यू एस एन होता है उसका वैल्यू, ठीक है? ठीक है, तो ये ओके फ्रिक्शन सर। बहुत ज्यादा रोल प्ले भी करता है उसमें, जिसमें कि आप जैसे आपका कुछ, आप ऑब्जेक्ट को खिसका रहे हो, जैसे आप खुद चल रहे हो, तो आपको स्लिप करने से जो रोकता है वो होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है? स्लिप कर रहे होते हो ना आप जब, तो आपको रोक लेता है, वो बचा लेता है आपको, तो हेल्प कर रहा होता है एक तरह से। तो फ्रिक्शन के लिए भी बोला जाता है कि ये फ्रेंड भी है, फो भी है, यानी मदद भी करता है और नुकसान भी करता है, यस ठीक सर। है? नुकसान भी करता है और मदद भी करता है हमारी। तो मदद कैसे करता है वो तो समझ में आएगी आप लोगों को, है ना? यस फ्रेंड सर। कैसे होता है समझ में आ गया, जैसे वॉक कर रहे हो आप। और नुकसान भी करता है क्योंकि जैसे मान लो आप अपनी
गाड़ी को धक्का मार रहे हो, अब तुम तो ये चाहते हो गाड़ी को धक्का मारो तो आगे चले जाओ, तो है ना, खराब हो गई है गाड़ी, पंचर हो गई है मान लो, एंड यू वांट कि वो चले जाए एक जगह पे ताकि उसका रिपेयरिंग वगैरह हो जाए, लेकिन वहां तक ले जाने में तुम्हें पुश करने में दिक्कत हो रही है क्योंकि रोड से फ्रिक्शन मिल रहा है ना, रोड तुम्हें क्या कर रहा है, परेशानी तो कर रहा है एक तरह से, यस Yes, sir. यस। सो फ्रिक्शन इज अ फ्रेंड एंड अ फो। यस, फ्रिक्शन को हम नेसेसरी इविल भी बोलते हैं। नेसेसरी इविल बोलने का मतलब ये, क्योंकि अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो शायद हम चल ही नहीं पाएंगे, फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम चल नहीं पाएंगे, ये समझ में आती बात आपको, यस सर Yes, sir. है ना। फ्रिक्शन नहीं होगा तो स्लिप करते फिरोगे तुम इधर उधर है ना, फिसल जाओगे, कैसे चलोगे आगे, ठीक है, किसी भी सरफेस पे, तो बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि मेरे टीचर ने मुझे याद है बचपन में क्वेश्चन पूछा था, मैं पढ़ रहा था कि अगर आपको किसी ऐसी जगह पे ले जाया जाए जहाँ पे स्मूथ सरफेस है बिल्कुल, यानी बर्फ के ऊपर खड़े हो तुम, है ना, बर्फ समझते हो, आइस, यस जो आइस सर Yes, sir. फ्रोजन आइस होती है ना, फ्रोजन आइस एंटार्क्टिका वगैरह में, आर्कटिक वगैरह में, अंटार्कटिका वगैरह में, तो उन्होंने पूछा कि अगर आपको मैं यहाँ पे खड़ा कर दूं और आपको बोलूं कि फ्रिक्शन नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता फ्रिक्शन, तो आप कैसे मूव करोगे, सोचना इस बारे में। जरूरी नहीं है अभी बताना, ठीक है, चालू करें, आई एम शेयरिंग माई यस स्क्रीन। सर यस सर अभी दिख जानी चाहिए, दिख रही है, नो सर नो सर नहीं दिख रही, यस क्या सर बात कर रहे हो, यस सर दिख रही है ना, यस सर ठीक है। Yes, sir. वो इंटरनेट का वजह यस से सर थोड़ा सा 1-2 सेकंड का लैग आता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, फ्रिक्शन पार्ट 2, लेट्स बिगिन। कॉज ऑफ फ्रिक्शन पे थे हम लोग शायद, कॉज ऑफ फ्रिक्शन पे थे ना हम यस लोग, सर यस सर है ना, कॉज पढ़ना था हमें, थोड़ा बहुत मैंने आप लोगों को बताया था, थोड़ा बहुत हम फिर से पढ़ लेते हैं। जो रीजन होता है फ्रिक्शन का, कॉज जो होता है वो क्या होता है, ठीक है, इट इज बेसिकली द इरेगुलरिटीज बिटवीन द सरफेस, ठीक है। जो रीजन होता है वही होता है कि इरेगुलरिटीज एग्जिस्ट करती हैं दो सरफेसेस में, किसी भी सरफेसेस में, ठीक है। तो जब इरेगुलरिटीज एग्जिस्ट करती हैं तो उन इरेगुलरिटीज के बीच में क्या हो जाती है, इंटरलॉकिंग हो जाती है, ठीक है। इसको कैसे देख सकते हैं हम, मान लो तुम्हारा ये कोई ब्लॉक है, ब्लू कलर विजिबल है क्या बच्चों, यस Yes, सर यस सर कोई ना, इसको चेंज कर लेते हैं अगर नहीं भी दिख रहा तो अभी जब ये ब्लॉक इस सरफेस पे रेस्ट कर रहा है तो यहाँ पे दो सरफेसेस इन्वॉल्व है, एक तो ब्लॉक की है, ठीक है, और इस ब्लॉक को आप माइक्रोस्कोप से देखोगे, माइक्रोस्कोप समझते हो, यस सर Yes, यस sir. सर बड़ा करके देखेंगे, Yes, एनलार्ज sir. करके, तो कुछ ऐसा दिखता है, ये सरफेस कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। क्या दिखती है इसमें, इरेगुलरिटीज दिखती हैं, क्या दिखती हैं बच्चों, इरेगुलरिटीज इरेगुलरिटी का मतलब होता है कि एक कांस्टेंट, एक रेगुलर सरफेस नहीं है। रेगुलर सरफेस का मतलब हो गया ऐसा, है ना, और इरेगुलर का मतलब कैसा हो गया कि कभी ये ऐसे नीचे जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, ऐसे। कभी ऊपर कभी क्या बोल रहे हो बेटा, क्या बोल रहे हो, नो सर कुछ ठीक है। इरेगुलर का मतलब समझ में आता है ना सबको, ठीक है, जैसे रास्ते होते हैं, है ना, सर इरेगुलर, ठीक है। तो इरेगुलरिटीज दिखती है माइक्रोस्कोप यूज करने के बाद, क्योंकि दूर से तो ऐसा लगता है एकदम स्मूथ होगा सब कुछ, है ना, बिल्कुल स्मूथ सा लगे, जैसे आप अपना फोन, मोबाइल फोन होता है या लैपटॉप होगा या कंप्यूटर होगा, जो भी है डिवाइस को देखते हो तो उसकी स्क्रीन बिल्कुल स्मूथ नहीं लगती, है ना, बिल्कुल स्मूथ लगती है ऐसा, उसको देख के तुम्हें लगता होगा कि रेगुलरिटी भी हो सकती है इसके अंदर, नो सर लेकिन होती है। अब जैसे ग्लास है उसमें बहुत कम होगी, बहुत कम इरेगुलरिटी होगी ना, वो ऑलमोस्ट स्मूथ होता है, काफी स्मूथ होता है, लेकिन अगर आप उसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको क्रेस्ट एंड ट्रफ्स दिखते हैं, है ना, या फिर हिल्स एंड वैलीज, कुछ भी बोल लो, हिल्स एंड वैलीज समझते हो, यस सर यस सर काफी सारे बच्चे तो समझते होंगे बेटा, आप लोग तो हिल्स एंड वैलीज से ही हो, है यस ना, सर काफी सारे यस सर यस सर एचपी से और उत्तराखंड से हैं, सही, तो उनको तो पता ही होगा हिल्स एंड वैलीज। तो हिल्स एंड वैलीज इसलिए बोलते हैं क्योंकि कुछ तो इसका पार्ट ऊपर की तरफ जाएगा, जैसे कि मान लो अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन की बात करूं, तो एक स्ट्रेट लाइन अगर नीचे की तरफ जा रही है तो उसको वैली बोल सकता हूँ, है ना, और अगर ये ऊपर की तरफ जा रही है तो उसको हिल बोल सकता हूँ, समझ में आ रही है बात, यस
बोलने का बस तरीका है, कैसे हो? बोलने का तरीका है और कुछ नहीं है। स्क्रीन इज नॉट विजिबल, स्क्रीन विजिबल है सिमानी, आई गेस आपका नेटवर्क वीक होगा, एक बार ट्राई कर लो रीजॉइन करके। दिख रही है ना भाई स्क्रीन सबको? Yes, sir. तो हिल्स एंड वैलीज एग्जिस्ट करती हैं हर सरफेस पे। तो उसमें होता क्या है कि भाई एक सरफेस ये हो गया, एक सरफेस ये हो गया, जब ये कांटेक्ट में आएंगे तो दोनों की हिल्स एंड वैलीज इंटरेक्ट करेंगी क्या एक दूसरे के साथ? भाई ये जो सरफेस है इसको भी जब माइक्रोस्कोप से देखोगे बड़ा करके तो इसमें भी तो इरेगुलरिटीज एग्जिस्ट करेंगी, Yes, sir. Yes, sir. यस सर। है ना, इसमें भी इरेगुलरिटीज एग्जिस्ट करेंगी। तो इस वाली सरफेस की इरेगुलरिटी और इस ब्लॉक, इस ऑब्जेक्ट की इरेगुलरिटी की वजह से, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा तुम्हें, ठीक है। इन दोनों इरेगुलरिटीज की वजह से ये ब्लॉक इस ऑब्जेक्ट पे ऐसे स्ट्रेट स्मूथ सरफेस पे नहीं रेस्ट कर रहा होगा, ये कोई ना कोई एक इंटरलॉकिंग या बॉन्ड बना रहा होगा। कैसे बनाएगा कि भाई इसकी इरेगुलरिटीज थी कुछ ऐसे सरफेस की, इसके ऊपर तुमने जो ब्लॉक रखा उसकी इरेगुलरिटीज इसमें जाके ऐसे मिल गई होगी, कुछ ना इंटरलॉकिंग हो गई होगी, बॉन्ड बन गया होगा इनके बीच में। क्या ये बात समझ में आती है सबको? Yes, sir. है ना भाई, बिल्कुल स्मूथ नहीं है ना, अगर स्मूथ होता तो फिर तो कुछ इंटरलॉकिंग होने के चांसेस नहीं थे, है ना। तो ये इंटरलॉकिंग जो होती है वो क्या होती है, इट्स लाइक आपने दो सरफेस या दो रोप्स को लिया और एक चेन से बांध दिया, है ना, ऐसे चेन से बांध दिया, बॉन्ड बन गया उनके बीच में, एक तरह से केमिकल बॉन्ड्स बन गए। थोड़ा आइडिया लग रहा है क्या होती है इंटरलॉकिंग, है ना, मिल जाना ऐसे, ठीक है। अब वो Yes, sir. एग्जैक्टली ऐसे मिला हुआ नहीं होता, मतलब ऐसे बिल्कुल ऐसा नहीं कि पकड़ लिया है उसको, ठीक है, कंप्लीटली, लेकिन थोड़ा थोड़ा ऐसा होता है कि रजिस्ट करता है वो, है ना। अगर कुछ ना कुछ इंटरलॉकिंग होगी, जैसे तुम समझो ना यार, इसको ऐसे समझो, ये दो हाथ है, ये दोनों हैंड्स है मेरे, अगर मैं इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्लाइड कराऊं तो इजीली हो जाएंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी मेरे को Yes, करना, sir. है ना। लेकिन अगर मैं अपने फिंगर्स को इंटरलॉक कर दूं, ऐसे ऐसे इंटरलॉक कर दूं और फिर मैं इसको मूव कराऊं तो दिक्कत आएगी क्या मुझे? Yes, sir. Yes, sir. तो सेम चीज हो रही है आपकी फ्रिक्शन के केस में, व्हेन टू सरफेसेस आर कमिंग इन कांटेक्ट, ठीक है। थोड़ा आइडिया लगा कॉज ऑफ फ्रिक्शन Yes, होता sir. क्या होगा, क्यों होता होगा Yes, फ्रिक्शन? sir. तो ये Yes, sir. इंटरलॉकिंग है जो कि रीजन है ना, फ्रिक्शन का रीजन यही बन जाती है, क्योंकि जब अगर कोई भी चीज रोक रही है, अपोज कर रही है, ठीक है, तो फ्रिक्शन भी तो वही होता है, फ्रिक्शन भी तो अपोज ही करता है रिलेटिव मोशन को, मूव नहीं होने देना चाहता है ना। नीचे वाला सरफेस बोल रहा है ऊपर वाले सरफेस को कि भाई मैं तुम्हें नहीं मूव होने दूंगा, और ऊपर वाला बोल रहा है नीचे वाले को कि मैं तुम्हें नहीं मूव होने दूंगा, तो फ्रिक्शन एग्जिस्ट कर जाएगा उन दोनों के बीच में। तो ये जो इरेगुलरिटीज होती है ना बच्चों, ये भी एक फैक्टर बन जाता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो हमने पढ़ा था ना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन याद है? Yes, sir. ठीक Yes, है, sir. तो सेम तो होता नहीं है, हर सरफेस के लिए अलग अलग होगा, म्यू एस का वैल्यू, म्यू के का वैल्यू, है ना। तो वो अलग अलग कैसे हो रहा है, वो ऐसे ही हो रहा है, कोई सरफेस थोड़ा स्मूथ है, कोई सरफेस बहुत ज्यादा रफ है ना, तो उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन उस अकॉर्डिंगली चेंज होता रहता है। क्या ये बात समझ में आई सबको? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Sir. Yes, Yes, sir. sir. बहुत ही बढ़िया बात, मजा ही आ गया सब। अगर आपको समझ में आ गई है तो एक सवाल कर सकते हैं, है ना, क्योंकि जो बेसिक चीजें थी ना वो आपने सब में पढ़ ली है थोड़ी सी, ठीक है। अच्छा, वो जो आपका मैक्सिमम वैल्यू था फ्रिक्शन का, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन था, तो वो भी समझ में आ गया होगा आई गेस। अभी कुछ क्वेश्चंस के थ्रू मैं फिर से ले लूंगा, बट अगर वर्ड आ जाएगा तो ऐसे परेशान नहीं होंगे हम, है ना। मैक्सिमम वैल्यू को ही हम लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू बोल रहे हैं। इज दैट ओके विद यू गाइस? Yes. ठीक है, Yes, sir. एक सवाल दूंगा, करोगे? Yes. Yes, sir. तो 0 से 10 न्यूटन लगा रहे हैं हम किसी ब्लॉक पे, 0 से 10 न्यूटन लगा रहे हैं, आपको वेरिएशन स्टडी करना है फ्रिक्शनल फोर्स का व्हेन इट इज अप्लाइड ऑन अ ब्लॉक। तो ब्लॉक रख देते हैं हम किसी सरफेस पे, लेट से डायग्राम में बना देता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। 3 kg का ये ब्लॉक है, 3 kg इसका मास है, ठीक है, और इस पे अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन लेट से राइट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इस पे म्यू एस की वैल्यू लेट से मैंने आपको दे दी 0.2, क्या दे दी मैंने म्यू एस की वैल्यू? 0.2. और म्यू के की वैल्यू मैंने आपको दे दी है 0.2 से बड़ी हो सकती है क्या, 0.3? Yes. हाँ 0.3,
ठीक है, Yes, sir. बोलो भाई, ठीक है या नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बेटा अनम्यूट कर लो, अस्मा, अनम्यूट सॉरी म्यूट कर लो। अरे कौन यस सर बोल रहा है, एक तो ये बताओ। पूरी क्लास में किसी ने भी एक बार भी नहीं बोला सर म्यू के की वैल्यू म्यू एस से ज्यादा नहीं हो सकती है। अभी कल ही पढ़ाया तुम लोगों को, भूल गए? अरे कल बताया था तुम लोगों को ये बात, म्यू एस Yes, इज sir. म्यू के। Sir. क्या यस सर? हर बात पे तो यस सर बोलते हो तुम लोग। अभी कहाँ बोला तुमने कि सर आपने ये वैल्यू बड़ी कैसे लिख दी, तो गलत है? बोला तुम लोगों ने, बताओ। अरे No, बड़ी हो sir. सकती है यस से, वैल्यू बड़ी हो सकती है Yes, क्या sir. म्यू की? नो सर। इसकी वैल्यू लेंगे 0.18। अभी सही है? Yes, sir. Yes, प्रतीक्षा, sir. कुछ पूछना है क्या प्रतीक्षा? No, बच्चा sir. क्लास No, में, sir. ठीक है ओके, क्लास में आप लोग सब लोग थोड़े अटेंटिव रहो, ठीक है? अगर इस तरह से तुम लोग अटेंटिवनेस अपनी छोड़ोगे ना, तो फिर मैं बीच में कुछ भी ऐसी चीज पढ़ा दूंगा जो तुम्हें समझ में आएगी नहीं। और दूसरी चीज ये कि मैं आपको अच्छे क्वेश्चंस फिर नहीं कराऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगेगा कि आप लोग इंटरेस्टेड नहीं हो पढ़ने में, ठीक है? और या फिर आप कभी तैयार नहीं हो। अभी मैं बिल्कुल इस पूरे एंथुजियाज्म से क्लास में आता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस कराऊं, बहुत ही अच्छे से डिटेल में आपको कॉन्सेप्ट समझाऊं। अगर आप क्लास में बिल्कुल ध्यान में ही नहीं रख रहे हो कोई भी चीज, क्या मतलब है यार? मुझे पढ़ाना है, पढ़ा के चला जाऊंगा, मुझे क्या दिक्कत है? तो ऐसे मत करो। एंड यू गाइज आर वेरी हाई इन नंबर। 60 बच्चे क्लास में बैठे हैं हमारे पास, 50 से 60 बच्चे बहुत ज्यादा है यार। तुम में से 2-3 बच्चे भी अगर इसको पिक आउट कर लेंगे तो भी चलेगा मुझे, पर एक भी बच्चा नहीं कर पा रहा है। दिस इज वेरी सैड, दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग, ठीक है? तो क्लास में ध्यान देना है अब से। हाँ भाई, तो क्वेश्चन समझ में आया सबको? भाई आवाज नहीं आ रही है, क्या सीन है भाई? यस सर। आवाज आ रही है तो बताओ ना, क्वेश्चन समझ में आया सबको, क्या करना है इसमें? No, sir. नहीं समझ में आया? आप लोगों को फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, उसको एनालाइज करना है कि 0 से लेकर 10 न्यूटन तक क्या क्या हो रहा है उसके साथ में, ठीक है? यानी कि अगर आपको मैं बोलूं कि मुझे ग्राफ बना के दे दो बेटा फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स के बीच में, तो आपको वो बना के देना है। अब ग्राफ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, यस सर। राइट? Yes, बात sir. समझ में आ गई सबको? ग्राफ बनाने के लिए वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, है ना? तो वैल्यूज निकालने के लिए एक टेबल बना लो, या फिर एक काम करते हैं, ये सवाल मैं करा देता हूं, अगला वाला तुम कर लेना, ठीक है? ओके। इस बात पे तो Yes, ओके sir. ओके सर। ऐसी बातों के लिए तो सर वक्त ही वक्त है। आप करो, सारे सवाल आप ही करो। चलो भाई इधर देखो, एक काम करते हैं, अप्लाइड फोर्स ले लेते हैं एक तरफ, एक तरफ ले लेते हैं अप्लाइड फोर्स, एक तरफ ले लेते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है? दिस इज अप्लाइड फोर्स, दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है? फ्रिक्शन कितना लग रहा है? तो मुझे एक बात बताओ, ये 0 से 10 न्यूटन बोल रहा है, तो हमें इंडिविजुअली चेक करना पड़ेगा ना पहले तो भाई। Yes, sir. 1 न्यूटन Yes. जब अप्लाई करोगे तो फ्रिक्शन कितना आएगा, 2 न्यूटन पे कितना आएगा, 3 न्यूटन पे कितना आएगा, ऐसे करके देखूंगा मैं, 4 पे, 5 पे, है ना, 6 पे, 7 पे, ठीक है? तो इसको देखते हैं फिलहाल तो, क्या पता आगे जरूरत नहीं पड़े। मुझे तो पता है इसलिए मैंने 7 तक बनाया है, मुझे तो पता है इसलिए मैंने 7 तक बनाया है, पर आप लोगों को चेक करना पड़ सकता है। और चेक करने का तरीका क्या है वैसे, कोई बता सकता है क्या ये चीज? ये 7 के बाद मुझे 10 न्यूटन तक लिखना है, मान लो जैसे 10 लिखना है मुझे, तो मैं 8 और 9 लिखूं नहीं लिखूं, ये बात मुझे कैसे पता चलेगी? कोई बता सकता है क्या ये बात? सर वो मुझे कंटिन्यूअसली चलेगा ना फिर? मुझे लगता है तुम्हें मेरी बात ही समझ में नहीं आई है कि मैंने बोली क्या है, ऐसा है क्या? Yes, sir. अरे Yes, मैं sir. बोल रहा हूँ कि मुझे एफ अप्लाइड फोर्स 8 न्यूटन का लगाया मैंने, या 7 न्यूटन का लगाया, 8 का लगाया, 9 का लगाया, तो मैं बोल रहा हूँ मैंने 8 और 9 न्यूटन को लिखने की जरूरत ही नहीं है मुझे, 10 को भी जरूरत नहीं है इनफैक्ट। और ये मुझे पता कैसे चला? ये तुम्हें समझ में आ रही है क्या बात? नहीं आ रही?
Yes, sir. अरे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ और लैंग्वेज स्पेनिश में पढ़ा रहा हूँ क्या मैं, कुछ और सर लैंग्वेज यूज। जैसे कल आपने बताया था म्यूएस वाला जो था आपने मतलब वो पहले तो सीधे सीधे जा रहा था, फिर एक पोजीशन ऐसी आई थी कि वो सीधे कंटिन्यूअसली चल रहा था। कांस्टेंट बोलते हैं बेटा उसको, कांस्टेंट हो जाता है। यस मैं जब कांस्टेंट हो जाएगा तो 8 पे निकालो, 9 पे निकालो, 10 पे निकालो, 11 पे निकालो, सेम वैल्यू आएगी क्या हर बार? बात समझ में आती है? कौन सा फ्रिक्शन होता है वो जिसमें वैल्यू कांस्टेंट रहती है? Sir, Kinetic. kinetic Friction. तो ये तो बात कर रहा हूँ, नोबडी इज इवन गेटिंग इट कि मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको बस ये पता चलना चाहिए कि काइनेटिक फ्रिक्शन किस पॉइंट पे लगना चालू हो गया है। जिस पॉइंट पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगना चालू हो जाता है उसके बाद वैल्यू थोड़ी चेंज होगी बेटा फ्रिक्शन की, वो तो कॉन्स्टेंटली वही रहेगी, सेम ही, राइट? तो मुझे इंडिविजुअली थोड़ी निकालने की जरूरत है। फिर भले तुम मुझसे 0 से लेकर 100 न्यूटन तक पूछ लो, भले ही मेरा आंसर तो सेम ही रहने वाला है उसके बाद, राइट? चलो, अब ये बात अगर समझ में आ रही है तो इसको ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं आगे। अब मुझे पता कैसे चलेगा, सबसे पहले तो ये निकालते हैं। तो आपको सबसे पहले जो तरीका है ना उसको समझना ध्यान से। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ फ्रिक्शन। ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो सारे क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है? एटलीस्ट जो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होंगे उनको तो सबको कर ही लोगे, ठीक है? तो अपना कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा इधर रखो और इस क्वेश्चन को समझने का ट्राई करो, ठीक है? तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है वो समझते हैं। सबसे पहले हमें निकालना होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या निकालना होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन। और लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है? एफएस मैक्स की वैल्यू, maximum value. एफएस मैक्स की वैल्यू, ठीक है? समझ में आती है बात? ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ये स्टेप 1 है। दिस इज स्टेप 1। पहले स्टेप में यही करना है, फाइंड एफ लिमिटिंग। ठीक है? कैसे निकालते हैं एफ एस मैक्स की वैल्यू? कैसे निकालते हैं? म्यू एस एन होती है क्या? Yes. Yes, sir. नॉर्मल रिएक्शन। दिस इज योर फ्रिक्शन, दिस इज योर लेट्स से स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा? नीचे mg कितना लग रहा है? 30 Newton. 30 Sir, 30. Will this be the normal reaction? Will this be the normal reaction? 30 Newton? Yes, sir. Yes. So what would be the value of Fs max or limiting friction? क्या वैल्यू हो जाएगी इसकी? 0.2 μs की वैल्यू, इसको गुणा कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 30 से, so what would it become? It becomes 6 Newton. Yes, sir. Yes. बोलो भाई, समझ में आया? Yes, Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now the next step is to understand what this 6 Newton is. ये 6 न्यूटन है क्या? ये 6 न्यूटन वो फोर्स है जो कि आपका सरफेस प्रोवाइड कर रहा है आपको, है ना? यानी कि जब दो सरफेस कांटेक्ट में आ रहे हैं, ब्लॉक कांटेक्ट में आ रहा है सरफेस से, तो सरफेस बोल रहा है कि 6 न्यूटन तक का फोर्स अगर लगेगा ब्लॉक पे तो मैं उसको मूव नहीं करने दूंगा। बोलो सही बात? यस सर। पर अगर तुमने 6 के ऊपर जरा सा फोर्स लगाया, ठीक है, अब हमें तो इंटीजर्स लेने, ऑब्वियसली 6.1 न्यूटन, 6.2 न्यूटन, इन पे हमें बातें नहीं करनी है, हम इंटीजर्स में बात करेंगे ऑब्वियसली। बट ये बात समझ में आती है कि 6 न्यूटन के ऊपर फोर्स लगेगा अगर, तो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन उसको रोक नहीं पाएगा, है ना? मूव होने से रोक नहीं पाएगा। इज दिस क्लियर? सर फिर काइनेटिक आ जाएगा ना? हाँ, फिर काइनेटिक फ्रिक्शन रोल में आ जाएगा, पर आपका ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। ठीक है, इज दिस क्लियर? सो फ्रिक्शन की वैल्यू उतनी ही होती है क्या जितनी अप्लाइड फ्रिक्शन की वैल्यू होती है? नहीं समझ में आया? अगर अप्लाइड फोर्स अगर मेरा 1 न्यूटन है तो मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन 6 न्यूटन जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है वो क्यों देगा बेटा? देगा क्या? वो नहीं देगा। अगर 1 न्यूटन का फोर्स आगे लगा रहे हो, अगर 1 न्यूटन का, इस पे m लिख देता हूं, अगर 1 न्यूटन का फोर्स आगे लगा रहे हो, फ्रिक्शन भी तो 1 न्यूटन ही लगाएगा बेटा, पीछे चल तो रहा है काम उसमें। Yes, sir. कल भी तो समझाया था मैंने,
तभी तो उसको Yes, क्या sir. बोलते हैं, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। क्या बोलते हैं? Self adjustment. सेल्फ एडजस्टिंग। सो बेटा म्यूट कर लो बच्चा, म्यूट कर लो बेटा। 1 न्यूटन का अगर अप्लाइड फोर्स है, फ्रिक्शन विल ऑल बी 1। अगर 2 न्यूटन का है तो ये भी 2 आ जाएगा, 3 पे 3 आ जाएगा, 4 पे 4 आ जाएगा, 5 पे 5 आ जाएगा, 6 पे 6 तो आएगा ही सही। क्या ये क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. वैल्यूज क्लियर है सारी? Okay, sir. लेकिन 7 पे 6 नहीं आएगा। क्या ये बात समझ में आती है? Yes, sir. है ना? क्योंकि सर यहाँ से काइनेटिक आ जाएगा। हाँ, क्योंकि 1 से 6 तक, 0 से 6 तक, इनफैक्ट 0 भी इंक्लूडेड होगा इसमें, है ना? 0 भी इंक्लूडेड होगा इसमें, ठीक है। तो यहां से यहां तक आपका जो लग रहा है वो कौन सा लग रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। और अब 7 से आगे तक कौन सा लगेगा? Kinetic. काइनेटिक फ्रिक्शन। ये बात क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कैसे निकालते हैं? म्यू के एन। Yes, sir. Yes, अरे यार sir. ये तो पता है ना, 0.18 मल्टीप्लाई बाय 30 कितना हो गया? 5.4 न्यूटन। अरे 18 का टेबल भूल गए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 5.4 न्यूटन। तो अब इसको मैं थोड़ा अच्छे से ही बता देता हूँ आगे भी करके, ठीक है। वैसे तो तुम्हें समझ में आ ही गया है, आई गेस। ये चीज तो समझ में आ गई ना सबको कि सारे फोर्सेस लिखने की जरूरत नहीं है ना? सब लिखने की जरूरत नहीं है। 6 के बाद में आप 8 लिखो, 9 लिखो, सब पे एक ही वैल्यू आने वाली है। ये बात समझ में आ गई ना सबको? Yes, sir. Yes, sir. 8, 9 और 10, इसके लिए भी वैल्यूज क्या रहने वाली हैं? क्या रहने वाली है? काइनेटिक फ्रिक्शन 5.4 न्यूटन। वेरी गुड बेटा। This will be 5.4. This also be 5.4. This will be also 5.4, है ना? क्योंकि ये कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? Constant. कांस्टेंट। क्या ये क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। समझ में आया एनालिसिस? एनालिसिस समझ में आया सबको कैसे होता है, कैसे किया हमने? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। है ना? Sir. तो कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, सबसे पहले निकालना है कि कितना झेल सकता है भाई, कितना हमारा सरफेस उसको झेल सकता है, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी प्रोवाइड कर सकता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है। लिमिटिंग फ्रिक्शन जब पता चल जाता है, सबसे पहला स्टेप है लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना। हमेशा याद रखना, जब भी लिमिटिंग फ्रिक्शन पता चल गया तो उसको एनालाइज कर सकते हो आप, स्टैटिक को भी और काइनेटिक को भी, ठीक है। जब दोनों सरफेसेस के बीच में लिमिटिंग फ्रिक्शन पता चल जाता है तो एनालिसिस स्टार्ट हो सकता है हमारा, ठीक है। तो हमेशा पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू निकालिएगा, मैक्सिमम वैल्यू निकालिएगा। इज दिस क्लियर विद एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. की बात। अगला सवाल दे दिया जाए फिर इस बात पे। Yes, sir. ओके। 0 to 10 न्यूटन, ये तो हो गया तुम्हारा एक सवाल। अगर अच्छा मैं सेम तरह का क्वेश्चन दे दूं तो मेरे ख्याल से तुम कर सकते हो। ये है सवाल। अब इसमें तुम्हें वेरिएशन पूरा डिस्कस नहीं करना है, वेरिएशन पूरा डिस्कस नहीं करना है। मुझे बस ये बता दो कि कौन सी रेंज अप्लाइड फोर्स की तुम्हें स्टैटिक देगी और कौन सी रेंज तुम्हें काइनेटिक देगी, बस ये बता दो। सॉल्व करो जल्दी से इसको। सर यूएस स्टैटिक देगी और यूके का। अरे बेटा वो यूएस नहीं है, म्यू है। पहली बात तो म्यू क्या है? ये 6 म्यू, MU, है ना? सर 6 और के बाद आपको 6 के बाद यस सर F की वैल्यू बतानी है बेसिकली। F की वैल्यू यस ये सर समझ में आ गया है ना सबको? Yes, sir. यस सर F की वैल्यू Yes, sir. बतानी है। Yes, sir. F की कौन सी वैल्यू पे आपका स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा और किस पे आपका काइनेटिक फ्रिक्शन रहेगा। दैट्स व्हाट यू नीड टू टेल मी। हाँ जी, 6 न्यूटन सबका लॉक कर दें? Yes, sir. यस सर लॉक Yes, कर sir. दिया? कंप्यूटर महाशय से बोल के लॉक कर दिया जाए इसको। सर चलिए। कांस्टेंट वैल्यू 5.6 5.6. 5.6 और Yes, लिमिटिंग sir. फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है? लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है? 6
6 बहुत बढ़िया, बहुत ही उम्दा प्रदर्शन सभी का। देखते हैं आपका जो जवाब है वो सही है या नहीं है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या था बच्चों? व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप? कैलकुलेट को फाइंड आउट करना। सर। एफ लिमिटिंग यस सर। निकालते हैं इसको, कितना हो जाता है ये? म्यू एस एन। यस सर। ठीक है, म्यू एस की वैल्यू 0.15, ये लगेगा ऊपर नॉर्मल फोर्स, ये लगेगा नीचे 40 न्यूटन, एंड दिस डायरेक्शन विल बी फ्रिक्शन की वैल्यू। सो फ्रिक्शन हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाय 0.15, 15 फोर्जा होता है 60, तो ये हो गया 6 न्यूटन। 6 न्यूटन वुड बी योर एफ लिमिटिंग, यानी कि 6 न्यूटन के ऊपर जब भी आपका फोर्स लगेगा, एफ ग्रेटर देन, अच्छा ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा या ग्रेटर देन होगा, ये बताओ। क्या मतलब? ग्रेटर देन 6 न्यूटन होगा या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 न्यूटन होगा? यानी कि अगर मैं लिख दूं कि ग्रेटर देन 6 न्यूटन आपका जो है, दिस विल गिव यू काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये बात सही है या गलत है? कौन कौन बोल रहा है कि ये बात गलत है सर? कौन कौन बोल रहा है सही है सर? सही वाले हाथ उठाओ, सही वाले। तीन बच्चे बोल रहे बस। कौन कौन बोल रहा है सही है? जिनको सही लग रहा है वो हाथ उठाओ। बोलो सर 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 न्यूटन पे दिस विल द काइनेटिक फ्रिक्शन विल कम इन द पिक्चर। ठीक है, ओके, पुट योर हैंड्स डाउन। अब जिनको लग रहा है गलत है वो हाथ उठाओ। जो बोल रहे हैं गलत है वो हाथ उठाओ, गलत वाला हाथ उठाओ। बराबर नंबर निकल रहा है यार ये तो, और वो भी बहुत ही कम बच्चे हैं। ठीक है, कर लो, नीचे कर लो। और जिनको लग रहा है जो सो रहे हैं वो हाथ उठाओ। जो स्टूडेंट्स हु आर स्लीपिंग इन द क्लास, सो गए मस्त, वो हाथ उठाओ। बोले सर जो सो गए वो कैसे हाथ उठाएंगे? स्वर्णिम देखो शर्म नहीं आ रही इनको कतई। शानू, शानू हाथ देखो, हाथ किस बात पे उठा रहे हो बेटा? ये तो सुन लो पहले। सो रहे हो आप? बेटा मैं ना हिमाचल आके और वहां जाके डांट लगाऊंगा इन हरकतों पे। शिनाज, सर नेटवर्क की वजह से हो नहीं रहा था सर। हो ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नेटवर्क इशू है तो इट्स ओके, बट आंसर करो। ठीक है, 7-8 बच्चे आंसर कर रहे हैं टोटल 60 में से, 60 में से। दिस इज नॉट डन। ठीक है, हाँ भाई, जो बच्चे बोल रहे थे सही है उनका गलत है, मतलब उनका जवाब गलत है। ठीक है, ये जो आपकी इनइक्वालिटी है ये गलत है। ग्रेटर देन इक्वल्स टू नहीं आएगा, दिस विल ओनली कम एज ग्रेटर देन 6 न्यूटन। यस सर। जो लेस देन आएगा ना उसके साथ इक्वल्स टू आएगा, इसके साथ आएगा स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए। क्या ये बात समझ में आती है? यस। कोई बात नहीं, Yes, sir. नेटवर्क इशू था तो बच्चा, कोई बात नहीं। हाँ, बात समझ में आई बेटा? Yes. ध्यान से समझो, Yes, इसको sir. ध्यान से समझो। अगर तुमने 6 न्यूटन का फोर्स लगाया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का मतलब क्या हुआ? ग्रेटर देन इक्वल्स टू का मतलब होता है कि 6 न्यूटन के बराबर होगा ना तब भी काम चल जाएगा। यही मतलब होता है इनइक्वालिटी का। Yes, अरे sir. यही मतलब होता है। Yes, sir. इसका मतलब होता है कि ग्रेटर देन और इक्वल्स टू दोनों चीजों को आपने काउंट किया है, यही मतलब होता है इसका, है ना? यस लेकिन एक बात बताओ, जब 6 न्यूटन का फोर्स लगाओगे, जब 6 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू यूज करके, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू यूज करके, जो कि कितनी है? 6 न्यूटन ही है, रोक नहीं लेगा इसको, ब्लॉक को। यस सर। तो मूव कहाँ कर रहा है ये? अगर मूव नहीं करेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन कैसे आएगा? बात समझ में आई कि Yes, क्यों नहीं sir. लिया हमने ये इक्वल्स टू वाला? ये वाला क्यों नहीं लिया है? समझ में आई बात? राइट। सो दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड, दिस विल नॉट बी कम इन कंसिडरेशन कि आपका इक्वल्स टू भी साइन आए साथ में, ना, केवल आएगा ग्रेटर देन। ये बात इंपॉर्टेंट है Yes, बहुत, sir. आगे दिक्कत करेगी तुम्हें अगर समझोगे नहीं तो। ठीक है, बाकी तो इजी है यार, इसमें सेकंड Yes, पार्ट sir. कर, है ना। लिमिट काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल लो, एफ के कितनी आ जाएगी? म्यू के इंटू एन,
So this will be 0.14 into 40, कितना आ जाएगा? 5.6 न्यूटन। Yes, यस sir. सर तो कांस्टेंट बन जाएगा। अच्छा, इसका ग्राफ नहीं बनाया हमने यार, ग्राफ बनाते हैं इसका। लास्ट वाले का भी नहीं बनाया ना ग्राफ हमने, यहाँ जगह नहीं मिली हमें। तो ग्राफ भी तो बोला था आप लोगों को बनाने के लिए मैंने। बनाओ ग्राफ, बनाओ अपनी अपनी कॉपी में, बनाओ जल्दी से ग्राफ इसका। और फिर मैं जो बनाऊंगा ना उससे टैली करना है कि सर ने जो बनाया वही हमने ही बनाया, क्या सही है क्या मतलब हमारा? ठीक है, जल्दी से बनाओ ग्राफ, बनाओ। किस किस के बीच में बनाना है? फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स के बीच में। ये बात समझ में आती है? फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स के बीच में बनाया यस सर है ना? चलो तो मैं बना रहा हूं, देख लो एक बार। Yes, sir. सबसे पहले तो जैसे हमने डिस्कस किया था, एक स्ट्रेट लाइन बनती सर है ना? स्टैटिक Yes, sir. फ्रिक्शन की वैल्यू देती है हमें, ठीक है। और जब वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू रीच कर देता है, जो कि हमने निकाल ली है हमारे लिए, कितनी आ रही है? कितनी वैल्यू आ रही है? 6 न्यूटन। यस सर 6 न्यूटन। ठीक है, इसको मैं थोड़ा ऐसे लिखता हूँ। ये आ गया F, तो ये आ गया आपका 6 न्यूटन, है ना? और इसके बाद 6 न्यूटन के बाद, यानी अप्लाइड फोर्स जब तक 6 न्यूटन का लग गया है, तब तक आपका फ्रिक्शन भी 6 न्यूटन का फोर्स देगा। और जैसे ही आप इसको क्या करोगे, एक्सीड करोगे, थोड़ा सा आगे चलोगे, यस सर है ना, Yes, वैसे ही sir. आपका तो सर काइनेटिक काइनेटिक फ्रिक्शन आने लगेगा, जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 5.6. 5.6 न्यूटन। तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। दिस विल बी फॉर स्टैटिक यस सर एंड दिस विल बी फॉर काइनेटिक। ठीक है, ग्राफ पे भी क्वेश्चंस आते हैं बेटा, इसलिए बनवा रहा हूँ ये। ऐसे मजा थोड़ी आ रहा है मुझे कि अरे सर को तो ग्राफ अच्छे लगते हैं, तो सर ने सोचा क्वेश्चन में ग्राफ इंसर्ट कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सवाल आते हैं ग्राफ पे, राइट? ग्राफ पे क्वेश्चंस आ जाएंगे तो आपको क्वेश्चन आते हुए भी छोड़ के आ जाओगे आप लोग। तो आपको पता होना चाहिए दोनों तरीके, है ना, समझ में आने चाहिए आपको ये भी चीज। चले आगे चले। Yes, sir. यस चलो भाई, एक Yes, sir. छोटा और अच्छा सा सवाल है। साउंड कट हो रही है, नेटवर्क इशू है, कोई बात नहीं हिमानी, आप रिकॉर्डिंग देख लेना। बट अगर आपका नेटवर्क ठीक हो जाए तो आप क्लास में जरूर रहना। बाकी बच्चों को तो क्लियर आ रही है ना मेरी आवाज, बाय द वे? यस सर Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, ठीक है। चलो भाई, सवाल सॉल्व करो। अच्छा क्वेश्चन है, छोटा है और अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आया या समझाना है? एक बार समझा दीजिए। आपका ब्लॉक अब आपने वर्टिकल वॉल पे लगा दिया है। वर्टिकल वॉल समझते हो? यस सर Yes, sir. ठीक है, Yes, जैसे sir. ऐसे तुम्हारा कैसे बताऊं, जैसे ये मेरा फोन को दीवार समझ लो, ठीक है। तो इस पे तुमने ऐसे ब्लॉक लगाया और ऐसे फोर्स लगा के उसको दीवार पे चिपकाए रखा, ठीक है। तो तुमको ये पूछ रहा है कि कितना फोर्स रिक्वायर्ड है टू कीप द कीप द ब्लॉक एट रेस्ट ऑन द वॉल, मिनिमम फोर्स। तो ये F जो मैं लगा रहा हूं ना इस पे वॉल पे, वो फोर्स की वैल्यू कितनी रखूं? एक तो होता है कि मैंने ऐसे लगा दिया, ऐसे लगा दिया, लेकिन अगर फोन से फ्रिक्शन नहीं मिल रहा है इसको, तो ये ऐसे ये नीचे गिर जाएगा क्या? ऐसे नीचे गिर जाएगा क्या ये नीचे? अरे बात समझ Yes, में आ रही है क्या बोल रहा हूँ? अगर मैंने Yes, ये sir. फोर्स तेज नहीं लगाया, ऐसे पुश नहीं किया इसको तेज, है ना, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं लगाया, तो ये नीचे चला जाएगा ऐसे, है ना। Yes, लेकिन अगर sir. मैंने फोर्स लगाया तेज और मुझे फ्रिक्शन भी अच्छा खासा मिल रहा है मेरे फोन से, है ना, वॉल से मतलब, ठीक है, तो ये रुक जाएगा ना इस जगह पे, इस जगह रुक यस जाएगा, सर ठीक है। Yes, Yes, sir. ऐसे ऐसे बोल रहा है आपका क्वेश्चन कि आपने फोर्स लगाया ब्लॉक पे और उस पे कुछ ना कुछ फ्रिक्शन भी लग रहा है, क्योंकि स्मूथ तो है नहीं वॉल, म्यू दे रखा है तुम्हें उसका फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो मिनिमम फोर्स कितना रिक्वायर्ड है ताकि ब्लॉक आपका क्या हो, रेस्ट पे रहे, है ना, नीचे की तरफ ना आए, राइट। तो उसकी कंडीशन क्या हो सकती है, सोचो। कंडीशन क्या हो सकती है इसकी? क्या इसकी कंडीशन ये हो सकती है कि ये अपने स्टैटिक फ्रिक्शन के वैल्यू के, जो फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी वो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू के बराबर रहे, यानी लेस देन इक्वल टू रहे फाइनल मैक्सिमम वैल्यू, सॉरी लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू, Yes, sir. है ना। उस केस में ये मूव नहीं करेगा, और यही तो चाहते हैं हम कि काइनेटिक फ्रिक्शन पिक्चर में आ ही नहीं पाए, यस सर है ना।
और एफ की वैल्यू कैसे मिलेगी हमें? कैपिटल ये जो एफ मिनिमम है जो हम लगा रहे हैं उसकी वैल्यू कैसे मिलेगी? किसी का दिमाग में आ रहा है कुछ? कोई सोच पा रहा है कैसे मिलेगी एफ की वैल्यू, कैपिटल एफ की, एफ मिनिमम की मतलब? चलो पहले तो तुम स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालो, लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालो पहले तुम, उसके बाद करेंगे आगे की बात। एफबीडी बनाओ इसकी पहले तो। ये बात तो समझ में आ रही है ना सबको कि एफबीडी बनानी पड़ेगी इसकी, फ्री बॉडी डायग्राम? यस सर। बनाओ बनाओ बनाओ। अगर कोई इसका आंसर बताएगा ना मुझे तो मुझे बढ़िया लगेगा, लेकिन सॉल्व करके, कहीं से कॉपी करके नहीं। ब्लॉक का मास बेटा दिखा तो हुआ है एम, डायग्राम में एम दिखा तो रखा है आपको। ओके। ऑप्शन दे सकता था मैं इसमें, ऑप्शंस भी थे मेरे पास ABCD करके, बट उससे क्या होता है कि ऑप्शन देने से ना आपका थोड़ा अप्रोच जो होता है ना वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है, मतलब आप अच्छे से नहीं सोच पाओगे, फिर आप बायस्ड हो जाओगे, बहुत इजीली आपको लग जाएगा कि हाँ कैसे करना है ये, जो कि मैं चाहता नहीं। मैं चाहता हूँ तुम दिमाग लगाओ अपना, ताकि तुम प्रिपेयर हो पाओ अच्छे क्वेश्चंस के लिए बहुत। नैतिक, शौर्य, रूपांजल, कितने सारे बच्चे हैं भाई, कोई आंसर क्यों नहीं कर रहा है? सर सॉल्व कर रहे हैं। करो करो। वंशिका का भी नहीं आया क्या? एफ मिनिमम इक्वल्स टू एन। बेटा एन तो मैंने क्वेश्चन में दिया भी नहीं हुआ है, सो हाउ कैन यू आंसर इन द टर्म्स ऑफ एन? यू गेटिंग माय पॉइंट? पॉइंट समझ में आया आपको मेरा? जो चीज क्वेश्चन यस में नहीं सर। दी गई है ना उसके टर्म में आंसर नहीं करना है कभी भी। जो जो सवाल में दिया हुआ होता है ना, क्वेश्चन में जो वैल्यूज गिवन होती है उनके टर्म्स में आंसर करा करो हमेशा, है ना? तो आपके आंसर में क्या क्या आ सकता है मैं बता देता हूँ। कैपिटल एम आ सकता है, म्यू आ सकता है, और ज्यादा से ज्यादा आप स्मॉल जी ले सकते हो। स्मॉल जी होता है ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो आप ले सकते हो क्योंकि वो तो मतलब पता है सबको कांस्टेंट होता है, सो दैट यू कैन टेक। अगर नहीं आ रहा है किसी को तो हम डिस्कस भी कर सकते हैं, चैट में डिस्कस लिखने की आदत डालो, आ रहा है तो चैट में डिस्कस सर। लिखा म्यू करो एम ना। जी। म्यू एम जी नहीं, गलत है। सर डिस्कस। चैट में डिस्कस लिखना चालू कर दो, उससे टाइम बचेगा तुम्हारा और मेरा। उससे ये होगा कि आप, मुझे समझ में आ जाएगा आपने अटेम्प्ट करा और आपको नहीं आया, एंड नाउ वी कैन डिस्कस, हमको इससे ज्यादा टाइम नहीं देना है ना, या तो फिर मैं खुद ही अपने हिसाब से 1 मिनट ही दूंगा हर सवाल पे, तो दैट वुड नॉट बी अ गुड तरीका। दैट्स व्हाई आई कीप ऑन गिविंग यू टाइम। चलो भाई सबसे पहले बनाते हैं इसकी FBD, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इसका, ठीक है? तो दो डायरेक्शन में इसमें फोर्सेस लग रहे हैं, क्या ये बात सबको क्लियर है, समझ में आ रही है वाली बात? यस सर। कि इसमें यस। दो Yes, डायरेक्शन में sir. फोर्सेस लग रहे हैं। कौन से डायरेक्शन से? एक तो इसमें लग रहा है एक्स डायरेक्शन में, MG. एक्स डायरेक्शन में लग रहा है क्या? यस सर। अगर मैं इसको एक्स डायरेक्शन मान लेता हूं तो इस डायरेक्शन में लग रहा है एक तो, है ना? और एक सर। अगर वाई डायरेक्शन इसको मान लेता हूं तो वाई डायरेक्शन में भी फोर्स लगेंगे, बोलो हाँ या यस। ना? यस यस। सर। तो जो Yes, sir. एक्स डायरेक्शन में लग रहा है वो तो कौन सा लग रहा है? एफ मिनिमम। और इस पे कोई ना कोई नॉर्मल फोर्स भी लग रहा होगा क्या सरफेस से? यस सर। ऐसे कुछ नॉर्मल फोर्स भी लग रहा होगा ना, सरफेस इसको दे रही होगी नॉर्मल फोर्स, ये ऐसे करके जो बना सकते हो आप, बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। और वाई डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस लग रही हैं? एमजी। कौन सा कलर लीजिएगा, ब्लू दिख जाना चाहिए उसे तुम्हें। ऊपर की डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा, सॉरी नीचे की डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा mg, एमजी। है ना? और
ऊपर की डायरेक्शन में जो लगेगा वो कौन सा लगेगा? फ्रिक्शन। यस सर। फ्रिक्शन भी तो लगेगा बेटा, है ना, फ्रिक्शन भी लगेगा। वैसे तो इसको सरफेस पे बनाना चाहिए, ये दिख जाए इसलिए यहाँ बनाया मैंने, वरना इसका जो राइट तरीका है बनाने का वो तो ऐसे सरफेस पे दिखाना चाहिए, क्योंकि सरफेस के बीच में तो लगता है फ्रिक्शन, है ना। दिस इज द राइट वे टू शो। ठीक है, तो 4 फोर्सेस लग गए हैं एक्स और वाई में, 4 फोर्सेस हैं, एफ मिनिमम, नॉर्मल, फ्रिक्शन और एमजी। एमजी। इज दैट क्लियर विद एवरीवन? यस सर। ठीक है, तो वो अगर मैं फोर्सेस बैलेंस करूं, एक्स डायरेक्शन में बैलेंस करूं, तो एफ मिनिमम जो है या एफ की वैल्यू जो है वो बानी चाहिए नॉर्मल रिएक्शन के बराबर। बोलो हाँ या ना, बैलेंस करने के लिए। रेस्ट पे रखना है ना बेटा, कहाँ पे रखना है आपको? एट रेस्ट। रेस्ट पे रखने के लिए, रेस्ट पे रखने के लिए जो सारे फोर्सेस हैं वो बैलेंस होने चाहिए क्या? यस सर। फोर्सेस नीड टू बी बैलेंस्ड। ठीक है, तभी तो आपका बॉडी जो है, ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे रहेगा। अगर फोर्सेस अनबैलेंस होते हैं तो बॉडी मूव करने लगता है, पता है ना हमें। यस सर। वाई डायरेक्शन की बात करते हैं, वाई डायरेक्शन की बात करते हैं, तो वाई डायरेक्शन में फ्रिक्शन और एमजी लग रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको F इक्वल्स टू एमजी लिखना है, अगर आपको F इक्वल्स टू एमजी लिखना है तो आप केवल स्टैटिक के लिए लिख पाओगे, लेकिन अगर ये मूव करने लग गया तो आपको कैसे पता चलेगा? ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, क्योंकि आपको तो बस फ्रिक्शन के बारे में पता है, आपको ये थोड़ी पता है स्टैटिक लग रहा है काइनेटिक। लेकिन आपको ये पता है कि अगर आपको रेस्ट पे रखना है तो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन पिक्चर में आना ही नहीं चाहिए। यस सर। राइट, यानी कि आपका जो एफ है उसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए म्यू एन के। बोलो हाँ या ना। यस यस सर। एक तो ये होनी चाहिए, और एक आपको ये पता है कि एफ शुड बी इक्वल टू एम जी, ये भी आपको पता है। दो इक्वेशन बनेगी वाई डायरेक्शन में। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? ये तो मैंने फोर्स बैलेंस करके निकाली है ना, और ये मैंने फॉर्मूले से निकाली है। ये इक्वेशन मैंने फॉर्मूला लिखा है भाई, मैक्सिमम वैल्यू इतनी होती है, या फिर फ्रिक्शन की वैल्यू जो होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की, वो हमेशा लेस देन इक्वल टू म्यू एस एन होती है, ये तो पता है ना। यस सर। पता है ना, यस सर। फ्रिक्शन की वैल्यू, स्टैटिक फ्रिक्शन की हमेशा लेस देन इक्वल टू म्यू एस एन होती है, क्योंकि उसमें इक्वल टू भी आ गया, मैक्सिमम वैल्यू भी आ गई, और सेल्फ एडजस्टिंग वाला जो फैक्टर होता है, यानी कि उससे कम भी हो सकती है, वो वाला फैक्टर भी आ जाता है। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो हमेशा। तो ये दोनों इक्वेशन का यूज करके, दोनों को इक्वेट करके क्या लिख सकता हूं मैं? एम जी शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एन। अरे हाँ या ना? एन, राइट, म्यू एन। और एन की जगह क्या लिख सकता हूं? एफ लिख सकता हूं क्या फर्स्ट इक्वेशन से? यस सर। यस सर। दिस विल बी इक्वल टू एम जी लेस देन इक्वल टू म्यू टाइम्स एफ, और यहां से मिनिमम वैल्यू निकल के आ जाएगी, क्योंकि मैं एफ को लिख दूंगा, क्या लिखूंगा मतलब यहाँ पे म्यू को नीचे ले जाऊंगा, सॉरी, बिकॉज आई नीड एफ, सो आई नीड टू मूव म्यू। दिस विल बिकम एम जी अपॉन म्यू लेस देन इक्वल टू एफ। बोलो हाँ। यस सर। क्या इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो फोर्स है, अप्लाइड फोर्स, वो एम जी अपॉन म्यू के इक्वल होगा, या तो या उससे बड़ा होगा? अरे जो मेरा यस सर। बड़ा होगा या इक्वल होगा एम जी अपॉन म्यू से, यही तो बोल रही है ये इक्वेशन, है ना। यस सर। तो जो एफ मिनिमम है, यानी कि सबसे छोटी वैल्यू कितनी हो सकती है फोर्स की? एम जी अपॉन म्यू हो सकती है क्या? यस सर। यस सर। तो फॉर दिस मिनिमम वैल्यू the block would be at rest. So this is your answer, mg upon mu. अब बताओ, बात समझ में आया या डाउट है? यस सर। mg upon mu is the answer. ओके सर। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, कूल। आगे चले? यस सर। यस सर। चलो एक और बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं। एक चींटी है जो कि चल रही है और उससे हम बातें कर रहे हैं। चींटी यानी आंट, इट्स वॉकिंग, क्रॉलिंग, जो भी बोलना है बोल लो। ठीक है, एक बोल है, हेमिस्फेरिकल बोल है। कैसा बोल है भाई? हेमिस्फेरिकल। ठीक है, इस पे क्रॉल कर रही है। अब तुम्हें बताना है मैक्सिमम एंगल विद वर्टिकल
up to which insect can crawl, also find the condition on maximum possible weight of insect। यानी कि मैक्सिमम पॉसिबल वेट कितना हो सकता है इंसेक्ट का, ये भी आपको बताना है, जो कि आप फोर्सेस को बैलेंस करके निकाल पाओगे। ठीक है, तो इसको कैसे निकालना है मैं वो बता देता हूं। पहली बात तो, अगर आपका इंसेक्ट क्रॉल करके मान लो किसी एंगल पे चला गया है, तो वर्टिकल के साथ आपको एंगल पूछ रहा है। ये सवाल पूछ पड़ा सबने, क्या बोल रहे हैं? यस सर। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने एंगल दे भी रखा है आपको। वर्टिकल अगर ये हुआ सेंटर से, तो आपका इंसेक्ट जो है वो थीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? थीटा। ठीक है, तो मैं आपको कंडीशन बता देता हूँ। कंडीशन जो होती है थीटा की, वो होती है लेस देन इक्वल्स टू 10 इनवर्स म्यू। ये आपको लिखनी भी है कहीं पे, ये पढ़ी भी नहीं है ना हमने अभी, ये पढ़ ली? नो सर, अभी नहीं पढ़ी। इसको लिख, इसको लिख लो आप। दिस शुड बी लेस देन इक्वल्स टू, थीटा शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 10 इनवर्स म्यू। ठीक है, ये आपका होता है कंडीशन। मैक्सिमम एंगल विद वर्टिकल अप टू विच इंसेक्ट कैन क्रॉल, मतलब ये एंगल है जहां तक आपका जा सकता है, क्या इंसेक्ट जा सकता है, इसके ऊपर नहीं जा पाएगा। लिखा? लिखा? यस सर। डन सर। एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं हम इसको। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। You can write it as angle of friction. So आपका मैक्सिमम एंगल जो हो जाएगा थीटा मैक्स, दैट वुड बी इक्वल टू 10 इनवर्स म्यू। ठीक है, दिस इज योर एंगल ऑफ फ्रिक्शन एज वेल, यू कैन राइट इट एज इट इज। आपको से अगला सवाल पूछ रहा है ये, वो क्या पूछ रहा है वो आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, दैट यू कैन सॉल्व बाय योरसेल्फ। ठीक है, ये निकालना कैसे वो बता देता हूं मैं एक बार, या तो बताना है कि कैसे आया ये, डेरिवेशन जानना है क्या तुम्हें? यस सर। चलो ठीक है, देख बता देते हैं कोई। तो इसको सॉल्व करने के लिए ना फोर्सेस बैलेंस करने पड़ेंगे। एज इन मतलब आपका इंसेक्ट जो है उस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं वो आपको समझना जरूरी है। तो मुझे एक बात बताओ, अभी हमको यही तो चाहिए कि जब क्रॉल कर रहा है इंसेक्ट ऊपर, तो फिसले ना, नीचे ना गिरे, राइट? यस। इज दिस क्लियर विद एवरीवन? क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। अगर इंसेक्ट को गिरने से बचाना है तो फ्रिक्शन नीचे लगना चाहिए या ऊपर लगना चाहिए, ये बता दो एक बार, मजा आ जाएगा अगर सही बता दोगे तो। सर नीचे। सर नीचे। ध्यान से सुनी मेरी बात, आंसर करने से पहले मैंने क्या बोला वो सुना किसी ने, या ऐसे ही बोल दिया बस? सर ऊपर। क्यों ऊपर? ऊपर लगेगा तो क्यों, नीचे लगेगा तो क्यों? मैं एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूं, हाथ ऊपर करना जिसको आंसर देना है, जिसको समझ में आ गया है। अगर मेरा इंसेक्ट जो है, ये जो चींटी है, आंट है, जो भी है ये, ठीक है, इस इंसेक्ट को अगर ऊपर चढ़ना है मैक्सिमम, ठीक है, बाहर निकलना चाहता है यार, फंस गया है वो भी, है ना, एक बोल में फंस गई है कोई इंसेक्ट, ऊपर जाना चाहती है। अब ऊपर जाने के लिए फ्रिक्शन चाहिए रहेगा, बोलो हाँ या ना? यस सर। अगर Yes, फ्रिक्शन sir. नहीं हुआ, अगर फ्रिक्शन नहीं हुआ तो स्मूथ सरफेस से फिसल के गिर जाएगी क्या? यस सर। जाएगी ना भाई, ऊपर गिरी जाएगी, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि एक mg का कंपोनेंट लग रहा होगा नीचे की तरफ, है ना, और mg जो आपका होता है वेट, उसका कंपोनेंट नीचे लग रहा होगा, जो उसको नीचे की तरफ पुल कर रहा होगा, वो गिरा देगा उसको नीचे, स्मूथ सरफेस नहीं हुआ तो, है ना। तो स्मूथ सरफेस से, मतलब स्मूथ सरफेस हुआ तो आपका फ्रिक्शन तो डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगा, लेकिन फ्रिक्शन कहाँ लगना चाहिए, नीचे या ऊपर? ऊपर। क्यों नैतिक? क्योंकि उसको ऊपर जाना है। सर फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा क्योंकि फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है, तो अगर फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा तभी आंट नीचे नहीं गिरेगी। ओके, हिमाक्षी, हिमाक्षी कुछ बोल रहे थे आप? नहीं? रूपांजल? सर यही बताना था। सेमी, किसी को और कुछ बोलना है?
मतलब तुम्हारा खुद का आंसर नहीं था क्या कुछ, ये तुम्हें जो नैतिक ने बोला है वही बोलना है? बोले सर हमारे में से एक ही आदमी बोलेगा, हमने डिसाइड कर रखा है, देयर विल ओनली बी वन रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, बात सही है, फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, दैट इज राइट, वेरी गुड। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि हम ऐसा बोलें कि भी फ्रिक्शन जो है वही तो सपोर्ट कर रहा है आंट को ऊपर चढ़ने के लिए, फ्रिक्शन ही तो सपोर्ट कर रहा है आंट को ऊपर चढ़ने के लिए, अदरवाइज वो गिर जाती नीचे, यस सर। है ना, अदरवाइज गिर जाती नीचे। तो बिल्कुल सही बात है कि रिलेटिव मोशन जो है वो अभी ऊपर नहीं चढ़ने दे रहा। जो रिलेटिव मोशन है बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट जो है वो हमें ये बता रहा है कि जो आपका फोर्स है ना, ड्राइविंग फोर्स, वो अभी नीचे की तरफ लेके जाना चाहता है। तो सरफेस के साथ में जो रिलेटिव मोशन आंट का है वो तो अभी नीचे की तरफ हो रहा है, ऊपर की तरफ नहीं हो रहा है। बात समझ में आ रही है? नीचे की यस तरफ हो रहा है वो मोशन, तो उसको अपोज करना है तो कोई ना कोई फोर्स को ऊपर लगना पड़ेगा। तो वो कौन सा फोर्स है जो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है? उसका नाम क्या है? उसका नाम है फ्रिक्शन, है ना। यस फ्रिक्शन की डायरेक्शन जल्दी से बता दो, इसकी एफबीडी बना के काम खत्म करते हैं। एक पहले तो बोल बना लेते हैं ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके बोल बना लेते हैं। तो मम्मी बोलती थी बचपन में बेटा ड्राइंग सीख लो, सीख लेनी चाहिए थी। मैं फिजिक्स पढ़ने में रह गया। हाँ भाई, दिख रहा है सबको? यस सर। हंस के आ रहे हो नालायको, टीचर पे हंसते हो अपने, शर्म आती तुम्हें? चलो भाई इधर देखो, सब देखो, हो गया मजाक हो गया। इधर देखो, इस आंट को मैं एक ब्लॉक बना रहा हूँ, ठीक है, ब्लॉक की तरह समझ रहे, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है ना? ये आंटी है तुम्हारी, यस सर। ठीक है, यस सर। इस पे हम एफबीडी बना रहे हैं ना, इस पे यानी कि Yes, फोर्सेस दिखाना चाहते हैं हम सारे। तो एक बात बताओ यार, इस सरफेस से तुम्हें नॉर्मल रिएक्शन मिल जाएगा एक तो ऊपर की तरफ, यस सर। इस डायरेक्शन में एमजी लग रहा होगा। एमजी एमजी। कोई कुछ बोल रहा है क्या बेटा? आवाज नहीं आ रही है आपकी, जोर से बोलो कुछ बोलना है तो अगर, ठीक है। अब ये एमजी जो है वो इस नॉर्मल को जो बैलेंस आउट कर रहा होगा उसके साथ थीटा एंगल बना रहा होगा, वही यस थीटा सर। एंगल जो वर्टिकल के साथ बना रहा है ये, है ना, जो वर्टिकल के साथ बना रहा है आपका ये ब्लॉक, ठीक है, उसकी बात हो रही है। ट्रिग्नोमेट्री यूज करना थोड़ा समझ में आ जाएगा, मेरे ख्याल से तो आना चाहिए वैसे इजीली, ठीक है। और दो और कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं इस पे, उसकी अगर हम बात करें तो एमजी के कंपोनेंट्स लग रहे हैं। एक तो नॉर्मल को बैलेंस करने के लिए तो एमजी कॉस थीटा लग रहा है, और जो चीटी को Yes, नीचे sir. लेके आ रहा है, आंट को, इंसेक्ट को जो नीचे की तरफ ले जा रहा है, जो परपेंडिकुलर लग रहा है एमजी कॉस थीटा के, वो कौन सा है भाई? एमजी साइन थीटा है क्या? एमजी साइन थीटा। Yes, sir. एमजी साइन थीटा। और जो तुम्हारा मेन आदमी जिसकी तुम बातें कर रहे हो अभी इतनी देर से, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन वो किधर लगेगा? इस डायरेक्शन में लगेगा, ऊपर। ऊपर Yes. की तरफ लगेगा, अपवर्ड। यस सर। अपवर्ड लगेगा, ठीक है। सो इज दिस क्लियर विद एवरीवन कि कौन से फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? यस सर। यस Now सर। we can write the equations. Now we can write the equations. The friction needs to balance mg sin theta. Is that right? यस सर। फ्रिक्शन को Yes, बैलेंस sir. करना पड़ेगा mg sin थीटा को, ठीक है। और व्हाट एल्स? नॉर्मल को बैलेंस करना पड़ेगा mg एमजी कॉस थीटा। cos थीटा को। सो और इसके अलावा हमें क्या पता है? इसके अलावा हमें ये पता है कि जो फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, उसकी Yes. जो वैल्यू होती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू, वो म्यू एन होती है, यानी फ्रिक्शन जो होगा लेस देन इक्वल टू म्यू एन होगा, यस सर। ठीक है। अरे पता है ना ये बात भी, यस सर। Yes, sir. ठीक है। तो हम बेसिकली समझो, बात को समझो। अब आप बोलोगे सर ये स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्यों लिखी है आपने? फोर्स बैलेंस आप कर रहे हो वो ठीक है, बट व्हाई आर यू राइटिंग द वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन? ये डाउट आया किसी के दिमाग में या नहीं आया? यस सर। यस सर बोल दो, तुम खुद से मत पूछना कुछ, है ना बेटा। देखो समझो क्यों लिख रहे हैं, क्यों लिखना, क्यों समझना बहुत जरूरी है किसी भी चीज का, फिजिक्स में खासकर। अगर आप चींटी को ऊपर चढ़ा रहे हो, आपको हेल्प कौन कर रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन हेल्प कर रहा है यस सर। ना, फ्रिक्शन की वैल्यू हेल्प कर रही है। चलो स्टैटिक काइनेटिक छोड़ दो, समझ में अगर नहीं आ रहा अभी तो, फ्रिक्शन हेल्प कर रहा है, राइट। अब फ्रिक्शन की कोई मैक्सिमम वैल्यू ही तो है जो तुम यूज कर सकते हो, यस सर। जो समझो ना, तुम्हारे को नीचे खींच रहा है कोई, लेकिन फ्रिक्शन बोल रहा है कि नहीं मैं नीचे नहीं गिरने दूंगा तुम्हें, मैं तुम्हें ऊपर
जाने में हेल्प करूंगा, है ना, मैं नीचे नहीं गिरने दूंगा, तो अपोज करूंगा, मैं अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा। लेकिन वो ऊपर वाला जो फ्रिक्शन है वो भी तो बेचारा एक लिमिट तक ही फोर्स लगा सकता है ना, उसका भी तो Yes, लिमिट है sir. ना कुछ। तो अगर मैक्सिमम लिमिट अचीव हो गई तो क्या वही पॉइंट होगा जहां तक आपकी चींटी चढ़ पा रही है, इंसेक्ट चढ़ पा रहा है? Yes, sir. उसके बाद तो स्लिप कर जाएगा, नीचे गिर जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा रोल में। क्या ये Yes, बात sir. समझ आती है सबको? Yes, क्या sir. ये बात समझ में आती है? तो हमें वो वैल्यू निकालनी, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग द इक्वेशन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, विच विल बी इक्वल टू एफ इज लेस देन इक्वल टू म्यू एन। अब हमको बस वैल्यूज रखनी है, एफ की जगह रखना है mg sin थीटा, एफ की जगह क्या रख देंगे, mg sin थीटा, mg sin theta. ठीक है, n दिस की शुड जगह बी लेस देन इक्वल टू mg cos. म्यू टाइम्स Yes, sir. mg Cos theta. cos थीटा। क्या ये इक्वेशन समझ में आई सबको? Yes, sir. Yes, sir. क्या mg से Yes, mg sir. कट हो जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सो व्हाट विल इट बिकम, इट विल बिकम sin थीटा डिवाइडेड बाय Tan cos theta. थीटा व्हिच विल बी tan थीटा Tan theta. लेस देन इक्वल टू म्यू, Mu. ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, थीटा जो है वो लेस देन इक्वल टू है tan इनवर्स म्यू के। बोलो हाँ या ना? Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. ऐसे ही लिखते हैं जब tan थीटा इक्वल्स टू म्यू होता है। अरे यार, tan थीटा इक्वल्स टू अगर p है तो थीटा इक्वल्स टू होता है tan इनवर्स फंक्शन जो होता है ना ऐसे ही वर्क करता है, tan इनवर्स p, राइट? Yes, sir. ठीक है, इतना ही जानना जरूरी है इनवर्स फंक्शंस के बारे में। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक टॉपिक होता है, बट वो आपके ऑब्वियसली आप मैथ्स के तो हो नहीं, तो आप क्यों पढ़ोगे, लेकिन इतना जानना जरूरी है कि इनवर्स का मतलब क्या होता है, यही होता है, ठीक है। तो थीटा इज लेस देन इक्वल टू tan इनवर्स म्यू, और यहां से ये फॉर्मूला बताया था शायद मैंने थोड़ी देर पहले, Yes, sir. Yes, sir. हो गया। तो यहाँ से Yes, sir. हो गया मैक्सिमम वैल्यू भी निकल जाएगी थीटा मैक्स की। थीटा मैक्स जो Yes, होगा यानी कितनी ऊपर जा पाएगी चीटी, tan इनवर्स म्यू एंगल तक। कितनी ऊपर जाएगी चीटी? Tan mu. tan इनवर्स म्यू एंगल। इसका आंसर क्या आएगा, tan इनवर्स म्यू, इस एंगल तक जा पाएगी, ठीक है। म्यू के टर्म्स में देना है ना, म्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो Yes, sir. क्या ये बात समझ में आई सबको? Yes. Yes, sir. कोई डाउट इसमें किसी को? किसी बालक या बालिका को डाउट है, सवाल है? No, sir. प्रूफ समझ में आया? Yes, sir. बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी चींटी को बाहर निकाल सकते हो, उसको बोल दो कि यार इतना चल ले तू, बाकी उसके ऊपर उसकी किस्मत है वो तो, और उसका वेट भी थोड़ा बहुत, mg की वैल्यू भी है इसकी कि वो बाहर निकल पाएगी नहीं निकल पाएगी, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी मिल रही सरफेस से, उस पर भी डिपेंड कर जाएगा, ठीक है। एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी एंगल ऑफ रिपोज जो बचा हुआ है वो अगली क्लास में कर लेंगे। अगली क्लास में मोस्ट प्रोबेबली फ्रिक्शन को खत्म कर देंगे, है ना। Yes, sir. नेक्स्ट क्लास Okay, में sir. विल बी ट्राइंग टू कवर अप कंप्लीट अप द चैप्टर, ठीक है। सो अभी आपने काफी पढ़ लिया है, फ्रिक्शन के क्वेश्चन लगाना आप चालू कर दीजिए, इसकी डीपीपी आप लगाना चालू कर दीजिए, ठीक है। एंड ट्राई टू सॉल्व फ्यू पीवाईक्यूज आल्सो इफ पॉसिबल। आपको दोनों चीजें शीट में मिल जाएगी, अगर नहीं मिलती है तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर लेना, और ये डीपीपी तो मैं आपको ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, Okay. ठीक है। Okay. Okay, sir. चलो मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय एवरीवन। Bye, sir. Bye, bye, sir. Good night. किसी को कोई डाउट है तो दे कैन स्टे एंड दे कैन आस्क क्वेश्चन, एल्स यू कैन लीव द क्लास, ठीक है। बाय बाय, गुड नाइट।